बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 5-3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 5। देखिएगा यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट हम साथ ही पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पर देखें, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ट्रांजेक्शन। सारी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्रीज पास करें इन द बुक्स ऑफ ज़ारा ट्रेडर्स द बायर। बायर की बुक में हमने जर्नल एंट्री करनी है। और उसके बाद सेकंड है नोट सप्लायर द सेलर। सेलर की बुक में हमने जर्नल एंट्रीज़ को पास करना है। तो मैंने ये एक बायर का जर्नल बना लिया और एक सेलर का जर्नल बना लिया, लेकिन मैं पहले बायर की बुक में जर्नल एंट्रीज़ को पास करूँगी, देन मैं इसको सेलर की बुक्स में एडजस्ट करूँगी। ठीक है, वन बाय वन हम चीज़ों को लेकर चलेंगे एक सीक्वेंस से। ऑन मार्च 5 को क्या हुआ? ज़ारा ट्रेडर्स परचेज 1,50,000 की मर्चेंडाइज परचेज की है ज़ारा ट्रेडर्स ने। इट मीन्स के बायर कौन है? ज़ारा ट्रेडर्स। यहाँ पर मैंने लिख लिया ज़ारा ट्रेडर्स। मुझे अब ये याद रहेगा कि ये क्या है? बायर। ठीक है, आगे देखें, फ्रॉम नूड सप्लायर्स। तो फिर सेलर कौन है? नूड सप्लायर्स। यहाँ पर मैंने सेलर का नाम लिख लिया, नूड सप्लायर्स। ठीक है, ये याद रहेगा कि ये सेलर है और ये बायर है। आगे देखें, FOB शिपिंग पॉइंट है, टर्म्स हैं 3, 10 एंड 30। 3, 10 एंड 30 का मीनिंग क्या है कि अगर विद इन 10 डेज पेमेंट कर दी तो 3% डिस्काउंट दिया जाएगा। ज़ारा ट्रेडर्स पेज फ्रेट। ज़ारा ट्रेडर्स ने पे किया है फ्रेट। अच्छा, यहाँ तक तो पहले हम पास कर लें अपनी एंट्री को। तो ये देखें, अभी हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं क्वेश्चन। तो ये देखें कौन सा सिस्टम है, अंदर कहीं ना कहीं उसने बताया होता है पीरियोडिक सिस्टम है या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। तो ये देखे लिखा हुआ है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, जो फर्स्ट वाला हमने किया था। तो सबसे पहले इसने चीज़ें बाय की हैं, कब की हैं? मार्च 5 को। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे मार्च 5। तो यहाँ पर हम किस चीज़ को डेबिट करेंगे? इन्वेंट्री को। ठीक है, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री लिखते हैं, पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस लिखते हैं। ऑन अकाउंट की है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, अभी हमने बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हमने चीज़ें खरीदी हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एंट्रीज़ को पास करना है। और हमारा अकाउंट पेएबल कौन है? नूड सप्लायर्स। ठीक है, नूड सप्लायर्स। तो इसको कर लें, नूड सप्लायर्स से चीज़ें खरीदी हैं 1,50,000 की। तो ये मैंने लिख दिया 1,50,000। तो यहाँ पर लिख दें परचेज मर्चेंडाइज, परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। उधार खरीदी हैं और साथ में टर्म्स भी मेंशन कर दीजिए। टर्म्स क्या हैं? 310 और एन 30। ठीक है, एन 30। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट जो एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या है, चेक करें। ज़ारा ट्रेडर्स पेज फ्रेट चार्जेस ऑफ ₹7500। ठीक है, देखो जब वो चीज़ें जो सेल की जाती हैं उसके ऊपर फ्रेट एक्सपेंस आता है तो हम उसको कहते हैं डिलीवरी एक्सपेंस। ऐसे ही है, और वो हमारा फ्रेट आउट होता है। यहाँ पर जैसे कि आया था कहीं पर, ये देखें, पेड 4,000 फ्रेट चार्जेस ऑन द मार्च 4 सेल। जो सेल के ऊपर फ्रेट चार्जेस होते हैं ना, उसको कहते हैं डिलीवरी एक्सपेंस। इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पर हमने डिलीवरी एक्सपेंस फ्रेट की जगह पर लिखा था और यहाँ पर हम इन्वेंट्री क्यों लिखने लगे हैं। लेकिन जब परचेज के ऊपर फ्रेट चार्जेस होते हैं ना, ये देखो, ज़ारा ट्रेडर्स ने फ्रेट चार्जेस पे किए हैं ऑन मार्च 6 को। ज़ारा ट्रेडर कौन है? बायर है। जब परचेजेस के ऊपर फ्रेट चार्जेस होते हैं ना, वो फ्रेट इन होता है। जो सेल के ऊपर फ्रेट चार्जेस होते हैं वो फ्रेट आउट होता है। जो परचेजेस के ऊपर फ्रेट चार्जेस होते हैं वो फ्रेट इन होता है। और इसको डिलीवरी एक्सपेंस नहीं कहते, इसको हम कहते होते हैं इन्वेंट्री। यहाँ पर हमने इसको इन्वेंट्री को चार्ज करना है। मार्च 6 की एंट्री करेंगे, क्या करेंगे? इन्वेंट्री। ठीक है ना, इन्वेंट्री अकाउंट। और साथ में हम लिख देंगे यहाँ पर कि ये फ्रेट इन की वजह से हमने यहाँ पर इन्वेंट्री लिखा है। देखो, इन्वेंट्री तो वहाँ पर हम लिखते हैं जब हम परचेजेस करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये इन्वेंट्री किसका लिखा है? तो यहाँ ब्रैकेट में आपने लिखना है फ्रेट इन। ठीक है, तो आपने क्रेडिट क्या करना है? ऑब्वियसली हम चार्जेस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितना? 7,500। ठीक है, 7,500। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे पेड फ्रेट चार्जेस। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है।
ठीक है जी। मार्च 6 की एंट्री होगी। उसके बाद देखें मार्च 8 को क्या हुआ है, ज़ारा रिटर्न्स 10,000 ऑफ डैमेज गुड्स टू नूड सप्लायर्स। ज़ारा ने 10,000 की, ये जो बायर था ना, इसने 10,000 की चीज़ें डिफेक्टिव थी, मर्जी की नहीं थी, नूड सप्लायर्स को वापस कर दी। जब चीज़ें वापस की हैं तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे मार्च 8 वापस की हैं तो एंट्री क्या होगी, अकाउंट्स पेएबल हो जाएगा डेबिट, अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या होगा, ऑब्वियसली जब खरीदी थी तो ये एंट्री थी, वापस कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पर नोट सप्लायर्स लिखेंगे कि हमने इसको वापस कर रहे हैं, ब्रैकेट में हमने ये भी लिख दिया इसके नीचे। और क्रेडिट क्या होगा, इन्वेंट्री, यहाँ पर लिखेंगे इन्वेंट्री अकाउंट। ठीक है, कितनी चीज़ें, 10,000 की, 10,000 चीज़ों की वापसी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रिटर्न द डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर, रिटर्न द, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर। और यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गई। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलिए देखिए आगे कौन सी एंट्री होगी, चेक करें। दी स्क्रैप वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज़ 3,000। इन गुड्स की स्क्रैप वैल्यू है 3,000, उसकी बायर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए ऑन मार्च 14, 14 मार्च को क्या हुआ है, ज़ारा पेज नूड सप्लायर्स द रिमेनिंग बैलेंस विद इन द डिस्काउंट पीरियड। और ज़ारा ने नूड सप्लायर्स को बाकी की जो रकम है वो अदा कर दी है। तो कितना डिस्काउंट मिलना है, 3%। कितना डिस्काउंट मिलेगा, 3%। तो जब पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ख़त्म होकर डेबिट हो जाएगी। मार्च 14 को ये काम हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल डेबिट, अकाउंट्स पेएबल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एक तो कैश क्रेडिट होगा और दूसरा क्या क्रेडिट होगा बताएं, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री। जिसने पहले 2 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस की है ना, तो उसको पता होगा कि यहाँ पर इन्वेंट्री क्यों हो रहा है क्रेडिट, मैंने ये डिटेल से बताया है। यहाँ पर लिखेंगे परचेज डिस्काउंट की वजह से, परचेज डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट मेड टू सप्लायर, पेमेंट मेड टू सप्लायर एट 3% डिस्काउंट। ठीक है ना, 3% डिस्काउंट पर हमने ये पेमेंट कर दी है। अच्छा जी, चलें जी, कितनी पेमेंट हमने इसको करनी है, 1,50,000 में से 10,000 की चीज़ें तो हमने इसको वापस कर दी हैं, तो बाकी पैसे कितने देने वाले हैं, 1,40,000। ठीक है, तो 1,40,000 का ले लीजिए, ये देखें 3%, 3% ले लें तो ये आएगा 4,200, 4,200। तो 1,40,000 में से इसको माइनस कर दें तो आ जाएगा 1,35,800, 1,35,800 ये हमने इसको पेमेंट करनी है। ठीक है जी, यहाँ पर ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट देखें और कोई एंट्री रहती है क्या हमारी, सप्लायर्स आर रिमेनिंग बैलेंस इस बात कंपनी यूज़ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो बायर की कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। आगे देखें उसने क्या कहा है कि सेलर बुक्स में एंट्री करें और साथ में उसने कहा दी मर्चेंडाइज सोल्ड टू ज़ारा। जो ज़ारा को 1,50,000 की चीज़ें सेल की हैं ना, ये नूड सप्लायर ने मार्च 5 को, यहाँ पर उसने कहा है उनकी कास्ट कितनी थी, 1,00,000। देखो उसको कितना प्रॉफिट है, 50,000 का, 1,00,000 की चीज़ें उसने उसको 1,50,000 की दे दी, बहुत प्रॉफिट उसने अर्न कर लिया है। समझे हो बात को। अब हमने करनी है यही वाली एंट्रीज, यही वाला क्वेश्चन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप सोचो कि आप सेलर हो, आप नूड सेलर हो, नूड सप्लायर हो और आप ये चीज़ें बेच रहे हो। जब आपने चीज़ें बेची ज़ारा को मार्च 5 को, तो एंट्री क्या की, सोचो। जब बायर की बुक में एंट्री करनी है आपने बायर बन जाना है, आपके माइंड में सिर्फ बायर का कॉन्सेप्ट चल रहा होना चाहिए। ठीक है ना, जब आपने चीज़ें उधार बेची हैं तो आपने क्या एंट्री की, उधार दी हैं, कैश नहीं मिला, मिलने वाला है तो अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा। यहाँ पर लिखें अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने से कितने की चीज़ें हैं, 1,50,000। ठीक है ना, तो ये कौन है, ज़ारा ट्रेडर्स। साथ में मैंने ये लिख दिया कि ये वाली बंदी है या ये वाली कंपनी है जिसको मैंने ये चीज़ें बेची हैं। तो साथ में क्रेडिट क्या होगा, चीज़ें सेल की हैं तो सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, सेल कर रहे हैं तो सेल्स रेवेन्यू अकाउंट हो जाएगा। क्रेडिट कितने से, 1,50,000 से। ठीक है, तो यहाँ पर नरेशन होगी
गुड्स ना लिखे, मर्चेंडाइज ही आप लिख लो, मर्चेंडाइज सोल्ड, उन्होंने मर्चेंडाइज वाला चैप्टर है तो यही लिखें, सोल्ड टू ज़ारा ट्रेडर्स, ज़ारा ट्रेडर्स को मर्चेंडाइज सोल्ड की हैं ऑन अकाउंट। और साथ में टर्म्स भी लिखना ज़रूरी है भाई, टर्म्स लिखनी ज़रूरी हैं क्योंकि इन्होंने आगे चलकर काम करना है। टर्म्स हैं 3, 10 और N 30, सही है। तो ये पहली एंट्री तो होगी हमारी पास। उसके बाद क्या होगा, देखो इनकी कॉस्ट की एंट्री भी तो होगी ना, ठीक है। सेलर करता है कॉस्ट की एंट्री, बायर को तो पता ही नहीं होता उन चीज़ों की असल कीमत क्या है, समझिए बात की। सेलर को तो पता है मेरी कॉस्ट कितनी है, तो सेलर ने अपनी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर बायर की बुक में ये एंट्री इसलिए नहीं थी कि अब बायर को, ज़ारा को क्या पता कि कितने की चीज़ें थी जो मुझे 1.5 लाख की पड़ गई हैं, लेकिन इसको तो पता है ना सेलर को, तो इसने कॉस्ट की एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। परपेचुअल सिस्टम है तो क्या क्रेडिट होगा, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, इन्वेंट्री को आप क्रेडिट कर दीजिए। कितनी कॉस्ट है चीज़ों की, 1 लाख, ठीक है। टू रिकॉर्ड दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पूरा नाम लिखना है, एब्रीवेशन आपने पेपर में यूज़ नहीं करने। उसके बाद अगली कहानी क्या है, देखो उसके बाद अगली बात थी ज़ारा ट्रेडर ने फ्रेट चार्जेस अदा किए। तो ये ज़ारा का एक्सपेंस है, नूर का इससे क्या लेना देना, नूर तो सेलर है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये 6 जो है ना मार्च, उसकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ये इसका एक्सपेंस था और इसका एक्सपेंस हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये रहा, ठीक है, फ्रेट इन इन्वेंट्री, ठीक है। उसने पे किया, उसका एक्सपेंस है, नूर का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये बात तो यहाँ पर ही ख़त्म होगी। उसके बाद आगे देखें अगली बात क्या है, ज़ारा ने 10,000 की चीज़ें वापस की थी, तो जो इन्होंने ये सेल रेवेन्यू किया था, यहाँ से 10,000 की चीज़ें जो हैं वो वापस आ गई। तो सेल्स रिटर्न आपको पता है क्या होता है, ये किस दिन की एंट्री है, मार्च 8 की, मार्च 8 की एंट्री है। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होती है ना, तो आपको पता है सेल रिटर्न जो है ये डेबिट होता है, अपोजिट हो गया काम। 10,000, यहाँ पर सेल रेवेन्यू नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है सेल्स रिटर्न, समझ गए बात को। अच्छा जी, क्रेडिट क्या होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। इन्होंने हमें चीज़ें वापस कर दी हैं, अकाउंट्स। यहाँ पर ना एक अगली जो बात होने लगी है वो ज़रा समझने वाली है, बहुत ध्यान से समझने वाली है। ये किसने की है, ज़ारा ट्रेडर्स ने, इन्होंने ना बड़ी ज़्यादती की है, चीज़ें वापस कर दी हैं, ठीक है। टू रिकॉर्ड दी रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है, डिफेक्टिव गुड्स की वापसी हो गई है, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब मार्च 8 को ही क्या होगा भला, देखो जब हमने चीज़ें सेल की थी तो हमने उनकी कॉस्ट रिकॉर्ड की थी, ऐसे ही है ना, 1 लाख कॉस्ट, क्योंकि इसने डायरेक्ट बताया हुआ था कि इन चीज़ों की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख है। अब उन चीज़ों की वापसी हुई है, उन चीज़ों में से 10,000 चीज़ों की वापसी हुई है। अब हमें क्या पता कि उन 10,000 चीज़ों की कॉस्ट कितनी है, पता है आपको, किसी को भी नहीं पता है, ऐसे ही है ना। तो उन 10,000 चीज़ों की कॉस्ट कितनी है ये हमें तो पता है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ वर्किंग होगी, ठीक है। अब उसने ये भी कहा हुआ है कि वो जो डिफेक्टिव गुड्स थी ना, दी स्क्रैप वैल्यू ऑफ दीज गुड्स, इन गुड्स की ये जो चीज़ें 10,000 की वो डैमेज हुई हैं और ये नो रिटर्न को वापस मिली हैं, इनकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 3,000, मतलब तबाह होने के बाद भी वो 3,000 की सेल हो सकती हैं, उनकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 3,000। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कुछ वर्किंग करनी है, वर्किंग करके हमने कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ, क्या कह सकते हैं इसको, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हैं, ठीक है। कितनी चीज़ें वापस आई हैं, 10,000। इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, किस हिसाब से थी, 1 लाख के हिसाब से थी, और इनकी सेल प्राइस किस हिसाब से थी, 1,50,000 के हिसाब से थी। इस तरह से हमारे पास 10,000 गुड्स की कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी, समझिए बात को, इस तरह से हमें वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ पर करके देख लो, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। 10,000 मल्टीप्लाई 1 लाख डिवाइडेड बाय किससे करना है, 1,50,000, 1,50,000। तो ये देखो आ रहा है 4 दफ़ा 6 और फिर 6 6 6 चल रहा है, तो इसको हम राउंड कर देंगे, 667 कर देंगे, ठीक है। राउंड आउट होके पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू हो तो राउंड हो जाता है, 666 और
7, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इनकी जो स्क्रैप वैल्यू है ना वो इसमें से लेस कर दो। 3000 उसने कहा हुआ है ना बुक में स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू देखना ये एंट्री किस तरह से होगी, ये एंट्री ज़रा समझने वाली है ध्यान से। 667 में से आपने 3000 को माइनस करना है तो आएगा 3667, 3667। ठीक है, अब देखो ये क्या वैल्यू आई थी कास्ट की, CGS। हमने ये फार्मूला लगाकर CGS कैलकुलेट किया, फिर उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस की तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। मतलब कि CGS उनकी इतनी थी, जब वो डैमेज हुई हैं तो कितना लॉस हुआ है, वो फिर इतना लॉस हुआ है। देखो CGS इतनी थी, ठीक है, उनकी एक्चुअल कास्ट वैल्यू इतनी थी, वो डैमेज हो गई हैं, मतलब कि फिर भी डैमेज होने के बाद उनकी स्क्रैप वैल्यू इतनी रह गई है। इतने की चीज़ थी कास्ट, उनकी वैल्यू इतनी रह गई है, तो फिर हमारा नुकसान कितना है, इतना। अब इसको हमने यहाँ पर नोट कैसे करना है अपनी एंट्री में, तो देखो वो जो उसकी स्क्रैप वैल्यू ना उसको आपने इन्वेंट्री में लिखना है, इन्वेंट्री अकाउंट। प्रैक्टिस कर लो 3-4 दफ़ा तो ये आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू इतनी रह गई है, जबकि उसकी जो CGS थी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पूरा लिखना है आपने, वो थी 667। तो जो 3667 है वो फिर क्या हो गया है, वो आपका लॉस हो गया है। ठीक है, लॉस ऑन रिटर्न, लॉस ऑन रिटर्न ऑफ डैमेज गुड्स, डैमेज्ड गुड्स। ठीक है, ये लॉस हो गया है। समझ लगी आपको इसकी स्टोरी। ये देखो एक चीज़ जिसकी कॉस्ट थी 667, ये हमने निकाल के देख ली, मतलब हानू घाड़े चिन्ह दी पई। समझ लगी है, बहुत देसी वर्ड्स में बात की है मैंने। हमने तैयार की थी जब हमें वो इतने की पड़ी थी, हमारी वो इतने की सेल हुई थी, तो हमारा वो ऊपर वाला क्या था, प्रॉफिट था। लेकिन जब वो चीज़ें वापस आ गई हैं, वापस आई ख़राब थी, हमने देखा फिर भी उनकी स्क्रैप वैल्यू इतनी है, इतने की चीज़ के बदले हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, तो बाकी का फिर हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस को हमने लॉस से डेबिट करना है। ठीक है, जो उनकी स्क्रैप वैल्यू है वो इन्वेंट्री में और CGS ने CGS में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ डैमेज हुई मर्चेंडाइज, डैमेज्ड मर्चेंडाइज। समझ लगी है, हमने जो मर्चेंडाइज जो डैमेज हो गई थी उनकी कॉस्ट ऑफ रिटर्न को रिकॉर्ड कर लिया है। ये एंट्री इसमें ट्रिकी थी पूरे क्वेश्चन में, आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। सही है, उसके बाद एंट्री क्या थी कि ज़ारा लोगों ने, ये देखो ज़ारा पेज नूर सप्लायर, ज़ारा लोगों ने पेमेंट कर दी। ठीक है, ज़ारा लोगों ने पेमेंट कर दी। तो पेमेंट कैसे की, ये देखो वो किधर गई बायर वाली एंट्री, ये देखो ये थी ना। ठीक है, अब ये ज़रा माइंड में रखना। चलो लास्ट एंट्री है, सब्र से सुन लो, प्रैक्टिस कर लो, आपका ही फ़ायदा है। लास्ट एंट्री थी मार्च 14 की। ठीक है, मुझे याद है जब उन्होंने पेमेंट की तो उनकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई और वो अकाउंट्स पेएबल, क्या कैश आ गया हमारे पास, ऑब्वियसली कैश आ गया, और हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि हम सप्लायर हैं, तो सेल्स डिस्काउंट डेबिट होगा। ठीक है, परचेज डिस्काउंट तो इन्वेंट्री में लिखना है ना, तो सेल डिस्काउंट सेल में ऐसे ही लिखते हैं। और दूसरी तरफ वो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल थे, अब हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल हो जाएंगे क्रेडिट। पहले हमने ये देखो ना उनसे पैसे लेने वाले थे, अकाउंट्स रिसीवेबल, अब ये क्रेडिट हो जाएंगे अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ये क्रेडिट हो जाएगा कितनी वैल्यू से, वैल्यूज़ आप यहाँ से उठा लो, 1,40,000 यहाँ पर आएगा, डिस्काउंट में आएगा 4200 और वहाँ पर आएगा 1,35,800। सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल एट 3% डिस्काउंट। उनसे हमने ये डिस्काउंट लिया, हमने उनको डिस्काउंट दिया। सही है, क्योंकि हम सप्लायर हैं, हम डिस्काउंट देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। देखने में ये छोटा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑब्वियसली सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से देखो यार, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अच्छे से कर जाओगे ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, पेपर आपका फिर भी हो जाना है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स की तसल्ली नहीं होती, मैंने ये क्वेश्चन करवाया ना एक्सरसाइज 5-3, अब प्रॉब्लम्स में आ जाओ। जो आपकी प्रॉब्लम नंबर 5-3 है ना, वो एज़ इट इज़ यही क्वेश्चन है। ये देखो बायर सेलर, तो आप खुद प्रैक्टिस कर लो ये। ठीक है, एक्सरसाइज 1 करो, प्रॉब्लम वैसे ही है।
एक्सरसाइज 2 करो, प्रॉब्लम 2 वैसे ही है। इसी तरह से आपने ये देखो, ये बायर का, ये सेलर का, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको सारी एक्सरसाइज करवा देती हूँ। प्रॉब्लम्स आपने खुद करनी है, अगर आपने करनी है तो अदरवाइज़ एक्सरसाइज के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आपका हो जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।